जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन लेकर फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है वो रहेगा जीके का। और प्रीवियस ईयर में जितने भी आप लोगों के जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आया हूं। बिल्कुल एक बार भाई फटाफट शेयर कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग भाई। क्लास नहीं चल रही है आज, बिल्कुल चल चुकी है भाई। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी तक क्लास पहुंच जानी चाहिए। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुके हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बता दो भाई, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही 100+ आए शेयर कर दो भाई फटाफट। और देखो, अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सभी रिक्रूटमेंट ट्रेडमैन के आ चुके हैं। चाहे आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएसबी की कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हैं, चाहे सीआईएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हैं, सभी के टारगेटेड बैच आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सारे सब्जेक्ट पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा, जिससे आप शॉर्टली पढ़ सकते हैं। साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए और अपने स्कोर को जंप करवाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपरों के आधारित होती है। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। सभी कोर्सों पर भारी ऑफर चल रहा है। एक ही कोर्स से सभी ट्रेडमैन के एग्जाम को करेक्ट कर सकते। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाकर बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आज के काफी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, कई बार एग्जाम में पूछे गए। और आज का जो टारगेट रहेगा वो रहने वाला है 18+ का। जी हां दोस्तों, जीके में जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो 18+ का टारगेट लेके चल रहे हैं। और देखते कितने बच्चे टारगेट पूरा करते हैं भाई। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 200+ का टारगेट भाई आज पूरा हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और फटाफट आंसर बताते जाना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या, एक बार ध्यान से देख लेना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए आपका विष्णु, ऑप्शन बी आपका पशुपति, ऑप्शन सी आपका इंद्र, ऑप्शन डी आपका वायु देवता। जल्दी से बता दो भाई कमेंट करके। बिल्कुल काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा भाई। बी बता रहे काफी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। सभी के आने जाने चाहिए भाई, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। बिल्कुल बी होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है। याद रखना ये बी राइट आंसर हो जाएगा, पाशुपति। याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ज्यादातर वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं भाई। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पाशुपति की पूजा करते थे भाई। बहुत अच्छी बात है। और ये पाशुपति है, ये आदि शिव को कहा जाता था। अगर आपको ऑप्शन में आदि शिव मिले, आदि शिव मिल जाए पाशुपति की जगह, पशुपति की जगह अगर आपको आदि शिव मिले तो आपको आदि शिव टिक करना है। पाशुपति को ही आदि शिव के नाम से जाना जाता था। और ये जो कैसे पता चला? अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे, ये कैसे पता चला? तो ये पता चला मुद्रा से। वहां पर जो मुद्राएं मिली थी उन पे पाशुपति या आदि शिव जो भगवान थे उनकी आकृति, उनका चित्र बना हुआ था। उसी से अंदाज लगाया गया था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आदि शिव या पशुपति महाराज की पूजा करते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। फटाफट बता दो भाई क्वेश्चन क्या है। चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे, क्योंकि जो चीनी यात्री थे वो मुख्यतः भारत में आए थे, लेकिन किस कारण से, क्यों भारत में आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया। क्यों आए थे? ऑप्शन ए आपका वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे। वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे। 10 राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया था। क्या उनको 10 राजाओं के द्वारा आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन सी आपका वे भारतीय संस्कृति में रुचि रखते थे। क्या वो भारतीय संस्कृति में रुचि रखते थे जिसकी वजह से आए थे, या फिर वो भारत में ठहरना चाहते थे? क्या होगा भाई राइट आंसर? आखिर जो चीनी यात्री थे वो मुख्य रूप से भारत में आए थे। क्यों आए थे भारत में, किस लिए आए थे, वो आपको बताना भाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दो। 200+ का टारगेट पूरा हो जाना चाहिए भाई आज के सेशन में। बिल्कुल सी आ रहा है भाई काफी बच्चों का, काफी का बी भी आ रहा है, काफी का ए भी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं।
देखो काफी बच्चों का गलत आ रहा है, काफी बच्चों का गलत आ रहा है, बी बता रहे काफी बच्चे एक दूसरे का देकर। एक बच्चे ने सही आंसर दिया, बाकी सभी का गलत आ रहा है। डिफेंस बिल्कुल ए आएगा, बिल्कुल सभी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। चलो मैं आंसर बता देता हूं, देखो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। जो चीनी यात्री थे, जो चीनी यात्री थे वो भारत में क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे, वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वो आए थे। किस धर्म में रुचि रखते थे? बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। और भारत में आकर जितने भी उन्हें बौद्ध धर्म से रिलेटेड अवशेष मिले वो उनको वहां से ग्रहण करके चाइना में ले जाना चाहते थे। अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि जो चीनी यात्री थे वो मुख्य रूप से भारत में क्यों आए थे, तो वो बौद्ध मत में रुचि रखते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही भारत में आए थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई। बहुत बच्चों ने गलत दिया बच्चों। ऐसा इजी क्वेश्चन जो कि पहले टॉपिक का क्वेश्चन है भाई ज्योग्राफी में, अगर आप ऐसे इजी क्वेश्चन काम गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी भी आप लोगों के पास में समय है, अगर आप टारगेटेड तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर आप जम कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 2 से 2.5 महीने तैयारी करके ही सिलेक्शन ले लेते। टारगेटेड तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से अपने स्कोर को जम करवा पाएंगे। और ये बैच आप लोगों के लिए जो चल रहे हैं ये सारे टारगेटेड बैच है, इसमें वही पढ़ाया जा रहा है जो 2010 से लेकर अभी तक जितने भी आपके ट्रेडमैन और ड्राइवर के जो पेपर हुए उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है और इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल टारगेटेड होकर तैयारी कर लीजिएगा भाई। अब देखो क्वेश्चन अगला आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अर्थशास्त्र का नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा भाई। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो किसने की थी? जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना किसने की थी? साथ ही देखो अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। मैं सारे टाइप आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। बता दो देखिए फटाफट भाई। बिल्कुल एक दूसरे का देखकर बिल्कुल गलत नहीं देना भाई। एक दूसरे का देखकर अगर आप देंगे तो गलत देंगे। देखो पिछला क्वेश्चन कितना इजी था लेकिन बी सारे बच्चों ने बी बता दिया, 1-2 बच्चों ने ए आंसर बताया था। ये क्वेश्चन काफी इजी है। बताओ देखिए अर्थशास्त्र की जो रचना है वो किसने की थी? ऑप्शन ए आपका घनानंद ने, ऑप्शन बी आपका कौटिल्य ने, ऑप्शन सी आपका बिंबिसार ने, या ऑप्शन डी आपका पुष्यमित्र। किसने की थी भाई? और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। सेशन को शेयर भी करते रहो भाई, साथ साथ में सभी तक क्लास पहुंच जानी चाहिए, सभी तक क्लास पहुंच जानी चाहिए भाई, सभी बच्चों तक, बिल्कुल सभी तक क्लास पहुंचनी चाहिए भाई। काफी बच्चों का आंसर आ चुका है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बी बता रहे, काफी बच्चे बी बता रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी बता रहे हैं, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। अगर आपको ऑप्शन में कौटिल्य ना मिले, अगर कौटिल्य आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है ये भी आपको पता रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऑप्शन चेंज करके। कौटिल्य के 3 नाम थे, कि कितने नाम थे? 3 नाम थे और तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आपको अर्थशास्त्र की जो रचना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर बैठते। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बी होगा। क्या बता रहा भाई? बी होगा, बिल्कुल बी तो होगा, बी होगा। लेकिन अर्थशास्त्र की जो रचना है वो किसने की थी? कौटिल्य का 2 नाम और थे। क्या क्या नाम थे भाई? अगर ऑप्शन में आपको कौटिल्य नहीं मिले तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? बिल्कुल विष्णुगुप्त, बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने सही दिया, देखो मैं बता देता हूं, विष्णुगुप्त। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये दोनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अगर आपको पूछ ले कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी तो कौटिल्य अगर ऑप्शन में रहेगा तो कौटिल्य हो जाएगा। ये कौटिल्य के ही नाम है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी पुकारा जाता था, चाणक्य के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये तीनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ कर ऐसे पूछ लिया था कि अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में थे आपके अर्थशास्त्र था, राजनीतिक था, उसके साथ ही ज्योग्राफी था, भूगोल आपका दिया गया था, उसके साथ में आपका यहां पर विज्ञान दिया गया था। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अर्थशास्त्र है तो ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। इस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था? राजनीति के बारे में बताया गया था। तो ये याद रखना आपको, जो अर्थशास्त्र जो रचना है, अर्थशास्त्र जो रचना है उसमें राजनीति के बारे में बताया गया, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया गया। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन बताया गया राजनीति के बारे में। तो ऐसे भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो सेशन को भाई शेयर भी करते रहो। याद रखना अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ने की थी। तीनों एक ही के नाम है।
और यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। उस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में विवरण किया गया था। तो अर्थशास्त्र को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र है वो राजनीति से रिलेटेड था भाई, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की जिसकी रचना की थी। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। अब देखो प्लासी के युद्ध से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये सारे युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध है उसके बारे में बहुत बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कैसे कैसे पूछे गए मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूं। देखो प्लासी का युद्ध है वो किन के बीच में लड़ा गया था। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध है वो किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और अहमद शाह के बीच में। ऑप्शन बी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के साथ में। ऑप्शन सी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन डी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और औरुद्दीन के बीच में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है। और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, 200 के बहुत नजदीक है। एक एक बार अपनी ईमानदारी से लाइक करके शेयर करेंगे, जितने में हम 200 पार निकल जाएंगे भाई। बता दो देखिए फटाफट भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आ रहा है। सर क्लास का टाइम क्या है? 7:15 पे ही क्लास शुरू होती है भाई रोज, ठीक है। बी आ रहा है, काफी कुछ बच्चों का सी भी आ रहा है। देखो राइट आंसर सी हो जाएगा, जिन्होंने सी दिया बिल्कुल सही। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में हुआ था? जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। तो अगर आपको पूछ ले कि प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो 1764 बता रहे भाई कुछ बच्चे, गलत कैसे बता रहे हो? 1764 नहीं होगा, 1764 में बक्सर का हुआ था। यहां पर बात चल रही है प्लासी के युद्ध की। किस युद्ध की? प्लासी के युद्ध की। 1757 बता रहा है भाई, कौन बताया? बहुत अच्छी बात है, 1757 है। लेकिन डेट भी याद रखना, डेट भी याद रखना, 23 जून 1757। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अब यहां पर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। 1757 होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है। याद देखो डेट भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। इतनी चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल। बात बिल्कुल 23 जून 1757 बिल्कुल सही। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराया था। यहां पर देखो ईस्ट इंडिया का जो शासक था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। उसने किसको हराया था भाई? उसने किसको हराया था ये भी आपको पता होना चाहिए। किसको हराया था भाई? बिल्कुल बातें नहीं करनी है भाई, पढ़ाई कर लो, बातें बिल्कुल नहीं करनी है। बातें कर रहे हैं वो गलत बात है भाई, ठीक है। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? बंगाल के नवाब को। बंगाल के नवाब को हराया था। बंगाल का नवाब कौन था भाई? सिराजुद्दौला था। और ईस्ट इंडिया की तरफ से जो लड़ने वाला था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था जो 23 जून 1757 में हुआ था। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। संघ लोक सेवा आयोग का आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे स्टेट में आरपीएससी होती है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वैसे ही सेंट्रल में आपका क्या होता है? यूपीएससी होता है, जिसे हिंदी में हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? ऑप्शन ए आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन बी आपका भारत का गृह मंत्री करता है। ऑप्शन सी आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन डी आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी भी काफी बच्चे गलत दे रहे हैं भाई, गलत बिल्कुल नहीं देना है, आंसर बताओ सही भाई। बी बता रहे हैं, गृह मंत्री बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखो संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है। किसकी बात हो रही है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात होती है। और इनकी नियुक्ति कौन करती है भाई? काफी बच्चों का सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सी होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है। देखो भारत का राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल भी याद रखना, ये आर्टिकल याद रख लेना।
316, आर्टिकल 316 अगर आपको पूछ ले कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो यह अनुच्छेद आपका रहेगा और आर्टिकल 316 अनुच्छेद 316 है वो ये तय करता है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होगा और बाकी के अन्य सदस्य होंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 316 में बताई गई है और संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछ ले कि राज्य लोक सेवा आयोग, यहां पर ये संघ लोक सेवा आयोग है, ये आपका सेंटर का होता है। वैसे हर राज्य में एक एक लोक सेवा आयोग होता है। अगर बात करते हैं राज्य के लोक सेवा आयोग की बात करें, क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में राज्यपाल करता है। राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि संघ में जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है। यहां पर आपको पूछा गया है कि धन विधेयक है वो कौन से अनुच्छेद में है, धन विधेयक है वो कौन से अनुच्छेद में है। आप लोगों के सामने सारे अनुच्छेद है। अनुच्छेद 130, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 120, ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 100। बताओ भाई संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो धन विधेयक से संदर्भित है, धन विधेयक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दो, बिल्कुल बता दो, फटाफट बता दो भाई। बात मैं नियुक्ति की कर रहा हूं भाई। 315 क्या है? वो है संघ लोक सेवा आयोग है, लेकिन यहां पर नियुक्ति की बात कर रहा था। नियुक्ति आपके किस अनुच्छेद के तहत करता है राष्ट्रपति? तो वो 316 अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, इतनी चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब बताओ भाई इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, अनुच्छेद 110 बता रहे भाई बच्चे, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही है। देखो बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि हाँ ये धन विधेयक है? कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये बताता है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 बताता है। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो धन विधेयक है कौन बताता है कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? इसके बारे में बताता कौन है? ये तो कंफर्म हो गया कि धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 के तहत आता है। किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल अनुच्छेद 110 के तहत आता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, इतनी चीज आपको पता है। अब अगर यहां पर बात आती है कि संविधान में जो धन विधेयक है उसके बारे में कौन बताता है कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो धन विधेयक के बारे में संसद में कौन बताता है? तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही बताता है कि हाँ ये अनुच्छेद 110 है और ये अनुच्छेद 110 है और ये धन विधेयक है। तो धन विधेयक के बारे में बताता कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। और ये अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 110 के तहत आता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को कम करती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको क्या करती है? उनको कम करती है। बताओ भाई वह कौन सी गैस है? ऑप्शन ए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है ओजोन है, ऑप्शन डी आपका ऑक्सीजन है। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन। फटाफट बता दो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें उनको क्या करती है? उनको कम कर लेती है या उन्हें अवशोषित कर लेती है। आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके से एग्जामिनर दे सकता है, तो बिल्कुल बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी आ रहा भाई, काफी बच्चों का सी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ओजोन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो ओजोन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। ये ओजोन जो गैस है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको क्या कर लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है। अगर आपको पूछ ले कि ओजोन, जो ओजोन गैस है वो कौन सी परत में पाई जाती है, वायुमंडल के कौन सी परत में पाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में। समताप मंडल में ही, समताप मंडल में ये ओजोन गैस पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो लगभग 32 मीटर के, लगभग 32 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली होती है। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो हानिकारक किरणें होती है, उनसे जो बचाने वाली गैस है वो ओजोन गैस है। और ओजोन गैस है वो समताप मंडल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर तक है। और ये ओजोन गैस क्या करती है, जो बाहर से जो हमारे जो वातावरण है उसको, वातावरण है उसमें यहां पर क्या करती है, नमी पैदा रखती है, उसको क्या करती है, पूरे को ढके रखती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे व्यस्त, जहां से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होगा वही बंदरगाह सबसे ज्यादा व्यस्त होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है आपका मुंबई, ऑप्शन बी आपका कोलकाता, ऑप्शन सी आपका कोची, ऑप्शन डी आपका तूतीकोरिन। कौन सा भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो भाई। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो फटाफट, बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा भाई। बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत गलत बात है भाई, काफी बच्चे गलत बता रहे हैं, लेकिन देखो जो ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखना, ए हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से अगर बात करें कि भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की बात हो रही है, तो नाम आएगा मुंबई। क्या नाम आएगा, मुंबई आएगा। और ये मुंबई जो बंदरगाह है ये भारत के पश्चिमी तट पर है। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। अगर आपको पूछ ले, अगर आपको ऐसे पूछ ले क्वेश्चन के बारे में कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह, या ऐसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये दोनों चीजें भी पता होना चाहिए। तो ये मुंबई है ना, ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही, साथ में प्राकृतिक के साथ में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। सबसे बड़ा बंदरगाह है तो सबसे ज्यादा व्यापार भी यहीं पर किया जाता है। ये दो चीज भी साथ में आपको पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल, इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर आपको पूछ ले कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर आपको पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप सभी को पता है जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होगा, इसका मतलब वो बंदरगाह भी बड़ा होगा। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन था। तो यहां पर ब्रिक्स में 5वां देश, ब्रिक्स में जुड़ने वाला जो अंतिम और 5वां देश था वो कौन सा था भाई। ऑप्शन ए आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन बी आपका दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी आपका स्पेन, ऑप्शन डी आपका श्रीलंका। हाल ही के ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया भाई, बीएसएफ का जो ट्रेडमैन का एग्जाम हुआ था पिछला, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बता दो, देखिए फटाफट फटाफट बता दो भाई, और बातें बिल्कुल मत करो भाई। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था। क्वेश्चन नंबर 9 अर्जेंटीना बता रहे भाई, काफी बच्चे गलत बता रहे हैं। अर्जेंटीना जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, अर्जेंटीना जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, लेकिन जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे। देखो अंतिम जुड़ने वाला बात करें, देखो सबसे पहले ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। कब हुई थी, 2006 में स्थापना हुई थी। और अंतिम जो देश था वो था दक्षिणी अफ्रीका। कौन था भाई, दक्षिणी अफ्रीका था। 5वें देश की बात करें तो 5वां देश कौन सा था भाई, दक्षिणी अफ्रीका था। अगर आपको पूछ ले कि ब्रिक्स में जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा था, अंतिम पूछ ले या 5वां पूछ ले, बात एक ही है। तो अंतिम में दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स से जुड़ा था। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। काफी बच्चों ने बी बताया है।
काफी बच्चों का बी बताया। अब देखो आपको यह भी पता होना चाहिए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, बी का ब्राजील, आर का रूस, आई का इंडिया, सी का चाइना और एस का साउथ अफ्रीका। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। टोटल कितने देश है? बी का आपको ऐसे याद रखना है भाई, बी का ब्राजील, आर का रूस, आई का इंडिया, सी का चाइना और एस का साउथ अफ्रीका। तो टोटल कितने देश है? 5 देशों से मिलकर बना है। और जो लास्ट का देश जुड़ा है वो दक्षिणी अफ्रीका जुड़ा है, जो कि आपको लास्ट में पता है। जो एस है, जो साउथ अफ्रीका है, वो सबसे अंतिम 5वां देश जुड़ा है भाई। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? बच्चों बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाता है। क्वेश्चन क्या है भाई? बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो, कौन सी नदी को सांगपो कहा जाता है? ऑप्शन है आपको कृष्णा नदी को, ऑप्शन बी आपको गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी आपको गंगा नदी को, या ऑप्शन डी आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दो। काफी गोदावरी बता रहे हैं कुछ बच्चे, गलत बिल्कुल नहीं बताना भाई, बिल्कुल नहीं बताना है गलत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो भाई। बिल्कुल देखो, सांगपो, सांगपो ये कहां पर बोला जाता है? गलत बता रहे हैं भाई आप लोग, काफी बच्चे गलत बता रहे हैं, लेकिन जो डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, डी होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है। देखो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो, सांगपो कहां पर बोला जाता है? तो इस नदी को तिब्बत में, जो तिब्बत से जब ये निकलती है, जब तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? दियांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगर आपको पूछ ले कि असम में, असम में किस नाम से है? तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ ले कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो सांगपो है वो किस नदी को कहते हैं? सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, लेकिन ये सांगपो उसे तिब्बत में कहा जाता था। जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसे दियांग के नाम से जाना जाता है, और ये जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब असम में प्रवेश करती है तो उसके बाद में उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है, झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है उसमें एक खान है भाई जिसका नाम है जादूगोड़ा। क्या नाम है? जादूगोड़ा। तो ये खान किससे संबंधित है? इस खान में क्या निकलता है भाई? कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ यहाँ पर निकलता है? ऑप्शन है आपका यूरेनियम, ऑप्शन बी आपका कोयला, ऑप्शन सी आपका मैग्नीज, ऑप्शन डी आपका पन्ना। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई, सभी के आंसर आ जाने चाहिए बच्चों, ज्यादा समय नहीं बचा है। बिल्कुल टारगेटेड रहना है। 2 महीने में आपको भर्ती होने का मौका मिल जाएगा। ये समय आपको फिर से नहीं मिलेगा। वैकेंसी आती रहेगी। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो ओवरेज हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे सर आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आयु में छूट नहीं मिलने वाली। कोरोना की वजह से आपको आयु में छूट मिली है, उसका फायदा आप लोग उठा लीजिएगा भाई। बिल्कुल बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए बता रहे हैं, काफी बच्चे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, यूरेनियम बता रहे हैं, वो सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो यूरेनियम हो जाएगा। ये जादूगोड़ा की जो खान है वो 1967 से यहाँ पर क्या निकलने लगा है? यूरेनियम निकलने लगा है। और ये भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कौन सी है, तो ये जादूगोड़ा खान ही है, जो कि सिंहभूमि जिला में पड़ती है, जो कि झारखंड में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे कब स्टेबलाइज हुआ था? कब? 1967 से यहाँ पर लगातार यूरेनियम है वो निकाला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम
ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सबसे स्वच्छ जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है भाई? सबसे स्वच्छ ऊर्जा है वो कहां से मिलती है? ऑप्शन ए आपका जैविक ईंधन से मिलती है, ऑप्शन बी आपका फोसिल ईंधन से मिलती है, न्यूक्लियर शक्ति से मिलती है, या पवन ऊर्जा से मिलती है। सबसे जो स्वच्छ हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल बता दो, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? डी बता रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे सी बता रहे भाई, सी बता रहे, वो गलत बता रहे। देखो राइट आंसर इसका डी होगा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिससे किसी भी प्रकार की यहां पर है कोई भी प्रकार का अपशिष्ट है ऐसा नहीं फैलता जिससे कि प्रदूषण फैलता है। ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा है जो कि सबसे स्वच्छ तरीके से ऊर्जा मिलती है। अगर आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा किस राज्य में पैदा होती है, तो पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो होता है तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना, तमिलनाडु है उसमें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। उद्यान से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, पिछले भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है भाई, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका ओडिशा, ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। पूछे गए क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट बता दो भाई, और सेशन को शेयर भी करते रहो भाई, सेशन को शेयर भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 का डी बता रहे काफी बच्चे डी बता रहे, बहुत अच्छी बात है, डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है भाई कर्नाटक में। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और ये जो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना की गई थी जब 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था? तो ये टाइगर प्रोजेक्ट था। कौन सा प्रोजेक्ट था? ये टाइगर प्रोजेक्ट था। और ये टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया? अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछ ले कि टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, तो ये टाइगर जो हमारे शेर है, बाघ है, उनको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बांदीपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और ये बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है भाई। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने आ चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, और नॉर्मली ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को आना भी चाहिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन के लिए भी सही है भाई। देखो बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में अगर आईएफएससी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सभी ने आईएफएससी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अक्सर हर एक बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था पिछले एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएफएससी में जो ऐप है, ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऐप का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ऐप का मतलब क्या है भाई? ऑप्शन ए आपका फिजिकल के लिए, ऑप्शन बी आपका फाइनेंशियल के लिए, ऑप्शन सी आपका पर्सनल के लिए, या ऑप्शन डी आपका फोरम के लिए। तो आपको सबसे पहले आईएफएससी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होने चाहिए भाई, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बता दो, देखिए फटाफट भाई। बिल्कुल फाइनेंशियल बता रहे काफी बच्चे हैं, बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सी बता रहे वो गलत बता रहे। देखो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसका होगा इंडियन। आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा इंडियन, क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा भाई? फाइनेंशियल हो जाएगा, FINCIAL फाइनेंशियल हो जाएगा। अगर आपको एस का पूछ ले तो एस का हो जाएगा सिस्टम, क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। अगर सी का अगर आपको पूछे तो कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में आगामी पूछ ले कि आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और यहां पर आपको पूछा गया था ऐप की, तो ऐप का क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल हो जाएगा। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल। रॉक्सी आर्मी, रुक जा भाई, ये पढ़ भी ले थोड़ा बहुत, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी तक तूने, फालतू कमेंट कर रहा, मैं यही चीज नोट कर रहा हूं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन क्या है?
कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कवक का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यहां से आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइंस में यहां से क्वेश्चन भाई एग्जाम में मिल जाता है, खासतौर से ट्रेडमिल और ड्राइवर के एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका माइकोलॉजी, ऑप्शन बी आपका परपोषिकी, ऑप्शन सी आपका जीवाणु की, ऑप्शन डी आपका परिस्थितिकी। बताओ भाई कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दीजिएगा भाई, सभी के आंसर आ जाना चाहिए। माइकोलॉजी बता रहे हैं भाई, काफी बच्चे माइकोलॉजी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो माइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होती है? ये एक मर्तोपजीवी होते हैं। क्या होती है? मर्तोपजीवी होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी आपको मिल जाता है कई बार। मर्तोपजीवी के अध्ययन को क्या कहते हैं, या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक का जो अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। और ये क्या है? ये एक मर्तोपजीवी होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, किस भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए एंजोला उपयोगी है? किस प्रकार की भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो एंजोला है उसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? एंजोला का उपयोग किया जाता है। एंजोला किस काम में आता है? तो ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के काम में आता है। ऑप्शन ए आपका मक्का की खेती, ऑप्शन बी आपका गेहूं की खेती, ऑप्शन सी आपका बार्ली की खेती, ऑप्शन डी आपका धान की खेती। क्या होगा भाई? किस भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए एंजोला का उपयोगी है या एंजोला का उपयोग किया जाता है? सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए भाई, सभी बच्चों का आ जाना चाहिए। डी बता रहे भाई सर, धान की खेती। बता दो, देखिए फटाफट बता दो क्या होगा। ए नहीं होगा भाई, ए गलत बता रहे, धान की खेती बिल्कुल सही है भाई। जैव उर्वरता, देखो धान की खेती के लिए इस एंजोलो का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? ये एक जैव उर्वरक है। इससे क्या होता है? इससे धान की खेती के लिए काम में लिया जाता है, उसकी उर्वरता है वो बढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने आ चुका है और काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट बता दीजिएगा क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई, सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल डी बता रहे हैं। धान बिल्कुल सही है भाई। धान जिन्होंने किया पिछला क्वेश्चन का बिल्कुल सही किया है। धान की खेती के लिए एंजोला का प्रयोग किया जाता है। बता दो, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो ध्यान से, कि विश्व में प्रदूषण का कौन सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है? सबसे ज्यादा प्रदूषण विश्व की बात हो रही है भाई। यहाँ पे किसकी हो रही है? विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो प्रदूषण कौन सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है? वह कौन सा प्रमुख स्रोत है जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है भाई? विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए आपका शाक तथा कीटनाशी से, ऑप्शन बी आपका स्वचालित वाहन उत्सर्जन से, ऑप्शन सी आपका मल मूत्र तथा कूड़ा कचरा से, ऑप्शन डी आपका औद्योगिकी उत्सर्जन से। विश्व की बात हो रही है और ये एसएससी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई। वहीं से ये क्वेश्चन लेके आऊं मैं, वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वही सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं भाई। बता दो, अब देखो जिन बच्चों ने पढ़ा है, सुधीर निषाद का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े हैं, पेपर पढ़े हैं, उनका बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी काफी बच्चे मेरे को पता है बी बताएंगे, कुछ डी भी बताएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगर आप विश्व की बात आ जाती है कि विश्व में प्रदूषण का कौन सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है, तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो मल मूत्र तथा कूड़ा कचरा से होता है। किससे होता है? मल मूत्र और कूड़ा कचरा से होता है। याद रखना, राइट आंसर आपका सी होगा भाई। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पित्तरस कहां संचित होता है? जो पित्तरस है वो किस जगह पर संचित होता है या एकत्रित होता है? बात यहां, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो पित्तरस जो निकलता है, निकलने के बाद में जहां पर संचित होता है या संग्रहित होता है, वो किस जगह होता है? ऑप्शन ए आपका यकृत में, ऑप्शन बी आपका वृक्क में, ऑप्शन सी आपका पित्ताशय में, ऑप्शन डी आपका प्लिया में। कहां होता है भाई? जो पित्तरस है वो संचित होता है। कहां पर संचित होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल संचित कहां पर होता है? बताओ, देखिए
बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों का गलत आ रहा है भाई और काफी बच्चों का सही भी आ रहा है। सही बताने वालों की संख्या काफी कम है। देखो याद रखना ये होगा आपका 80। देखो जब भी पित्त रस है वो संचित कहां पर होता है, संचित पित्ताशय में होता है। कहां पर होता है, संचित कहां पर होता है, पित्ताशय पर होता है। अगर आपको पूछ ले कि पित्त रस है वो कहां से स्रावित होता है, निकलता कहां से, तो ये पित्त रस है ये यकृत से निकलता है। कहां से निकलता है, ये यकृत से निकलता है और यकृत से निकलकर किस में संग्रहित होता है भाई, किस में संग्रहित होता है, तो ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। किस में संग्रह होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। याद रखना जो पित्त रस है उसका संग्रह कहां पर होता है, पित्ताशय में होता है। जो पित्त रस है वो स्रावित कहां से होता है, तो स्रावित आपका यकृत से होता है। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं सारे के सारे आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की थी। जो रक्त प्रवाह की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी भाई, ऑप्शन है आपका फ्लोरेंस रेन साबिन ने, ऑप्शन बी आपका वोन ल्यूवेनहोक ने, ऑप्शन सी आपका अर्नेस्ट हेनरिक वेबर ने, ऑप्शन डी आपका विलियम हार्वे ने। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी भाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है भाई आपके लिए ये। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट भाई सभी के आंसर आ जाने चाहिए, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं एक बार। डी राजस्थान सिंगर, तो बताओ भाई गलत आंसर नहीं बताना, फालतू की बातें नहीं करनी है। फालतू का टाइम है कहां आप लोगों के पास में, बिल्कुल नहीं है। एक एक सेकंड आप लोगों के लिए कीमती है, फिर भी आप लोग फालतू की बातें करते हैं। बिल्कुल नहीं करनी है। 2 महीने बस टारगेटेड होकर तैयारी कर लो, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। बता दो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर काफी बच्चे गलत बता रहे भाई, काफी बच्चों का सही भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, बी बता रहे वो गलत बता रहे। देखो राइट आंसर, रक्त प्रवाह की खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी भाई, डी जिनका आया है बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल गलत किया है। आगे से गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त प्रवाह की खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। ये विलियम हार्वे कौन था भाई, ये एक ब्रिटिश का क्या था, चिकित्सक था। ब्रिटिश का क्या था भाई, ब्रिटिश का एक चिकित्सक था, ब्रिटिश का एक चिकित्सक था। और इस ब्रिटिश के चिकित्सक ने सबसे पहले जो रक्त के प्रवाह के बारे में बताया था, रक्त के प्रवाह की खोज की थी कि रक्त किस प्रकार शरीर में विभिन्न भागों में चलता है या दौड़ता है रक्त, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो विलियम हार्वे ने बताया था। ये कहां का था, ये ब्रिटिश एक चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने आ चुका है। पाइलेरिया का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, पाइलेरिया का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल बताओ, देखें क्वेश्चन नंबर देखो 20, पाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है। जो पाइलेरिया का जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है, क्या एडिज मच्छर के द्वारा होता है, या फिर एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा होता है, या फिर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, या फिर आपका स्वाम्प मच्छर के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पाइलेरिया का जो संक्रमण होता है, जो पाइलेरिया का जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से मच्छर वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाता है भाई। कई बार मलेरिया का पूछ लिया जाता है, कई बार डेंगू के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार पाइलेरिया के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है भाई। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। एना प्लीज बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। अभी तक एक बच्चे ने सही दिया, शुभम ने बिल्कुल सही दिया, बाकी सभी बच्चों का गलत आया। बी नहीं होगा, एनफ्रीज मच्छर। भाई मलेरिया की बात नहीं हो रही है, बात पाइलेरिया की हो रही है। किसकी बात हो रही है, पाइलेरिया की बात हो रही है। और ये पाइलेरिया का जो संक्रमण है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किस मच्छर के द्वारा होता है। ये पाइलेरिया का जो संक्रमण होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। और ये क्यूलेक्स मच्छर क्या है, एक परजीवी होता है। क्या होता है, एक परजीवी होता है। एग्जाम में याद रखना है, पाइलेरिया का जो संक्रमण होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने गलत दिया है, लेकिन आगे से गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने आ चुका है। टेस्ला, टेस्ला किसकी इकाई है, टेस्ला है वो किसकी इकाई है। साइंस का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार आपके एग्जाम में आज तक रिपीट हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन है भाई। टेस्ला किसकी इकाई है,
टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आपका विद्युत चालकता की, ऑप्शन बी आपका संधारित्र की, ऑप्शन सी आपका विद्युत प्लक्स घनत्व की, ऑप्शन डी आपका चुंबकीय प्लक्स की। टेस्ला है वो किसकी इकाई है भाई? टेस्ला किसकी इकाई है? बता दो, देखे फटाफट बता दो भाई, बिल्कुल बता दो फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए भाई। एक बच्चे का सही आया डिफेंस का, बाकी सभी बच्चों ने गलत दिया है। नीलेश यादव का बिल्कुल सही आया, हरिदेव, पंकज, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम ले लिया करना सर, बिल्कुल ले लिया भाई। अमरलाल ठाकुर डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 21 का सी बता रहा है, सी गलत बता रहे हैं, सी जो बता रहे हैं गलत बता रहे भाई। 21 नंबर का डी होगा, क्या होगा? डी होगा। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है भाई? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, चुंबकीय फ्लक्स, बिल्कुल सही है। बाकी सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, काफी बच्चों का आंसर गलत आया। देखो टारगेटेड तैयारी करेंगे तो बहुत कम समय में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो हमारे बैचेज में जो पढ़ाते हैं वो सारे टारगेटेड तरीके से ही पढ़ाते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि 2010-11 से लेकर अभी तक जितने भी सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ट्रेडमैन और ड्राइवर में जहां से क्वेश्चन आए उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे के सारे एरिया को हम कवर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तभी कम समय में बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता है। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन में 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। टारगेटेड तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सभी बच्चों का जो टारगेट हमने ले रखा है वो टारगेट 80 प्लस का टारगेट है। टारगेट हमेशा आपको बड़ा रखना है। अगर बड़ा टारगेट रखेंगे तभी आप उसके आसपास में जा पाएंगे। तो 80 प्लस का टारगेट लेके ही आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन आप लोगों के सामने सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है। यह सहन नहीं है भाई, सदन है। लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है। संसद के सदस्य को उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? निलंबित कर दी जाती है। लगातार वो कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रह जाता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए आपका 45 दिन तक, ऑप्शन बी आपका 60 दिन तक, ऑप्शन सी आपका 90 दिन तक, ऑप्शन डी आपका 363 दिन तक। बताओ देखें, बता दो देखें फटाफट। बिल्कुल सही है भाई, जिन्होंने सही दिया है उनका बिल्कुल सही है। जिनका गलत आया कोई बात नहीं, आगे से गलत नहीं होना चाहिए भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो देखें। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर होता है भाई? बिल्कुल बताओ भाई। सदन से निलंबित कर दिया जाता है। 22 में सर 60 दिन बता रहे हैं, कुछ 90 दिन बता रहे हैं, कुछ 45 दिन बता रहे हैं। सही बताओ भाई, ऐसे टिप्पा तुक्का नहीं लगाना भाई, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। देखो 20 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, 60 दिन हो जाएगा। देखो संसद का सदस्य लगातार 60 दिन अगर संसद का जो सदस्य लगातार 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रह जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। लगातार कितने दिन तक? 60 दिन तक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आप सभी को बताया 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछ ले कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर है 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी भाई सिकंदर की मृत्यु। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा एग्जामिनर? अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख लीजिएगा। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, लेकिन हुई थी कहां पर? जगह का नाम आपको पूछा गया भाई। ऑप्शन है आपका पारस में, ऑप्शन बी आपका बेबीलोन में, ऑप्शन सी आपका मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी आपका तक्षशिला में। 323 ईस्वी पूर्व में जो सिकंदर महान था उसकी मृत्यु हो गई थी। किस जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दो फटाफट। और भाई शाम को रोज 7:15 पर ये प्रैक्टिस सेशन चलता है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक टारगेट बेच आपका एप्लीकेशन पे चल रहा है सारे के सारे। तो वहां से आप बेहतरीन तैयारी करके यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ मेरा स्कोर है वो जंप कर रहा है। जो क्वेश्चन सर पढ़ा रहे वो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं भाई, पढ़े हुए क्वेश्चन है, ऐसे पता लगेगा आप लोगों को। बताओ देखिए फटाफट। अभी भी काफी बच्चों का गलत आ रहा है, काफी बच्चे 50% से ज्यादा बच्चे गलत दे रहे। देखो राइट आंसर बी हो जाएगा बेबीलोन में।
देखो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। अगर आपको पूछ ले कि 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु है वो किस वजह से हुई थी, तो मलेरिया की वजह से हो गई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस वजह से हुई थी, इनको मलेरिया हो गया था और मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर महान की कौन सी जगह पर, बेबीलोन में हो गई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। दीलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे बड़ा जैन मंदिर है भाई, ये सबसे बड़ा जैन मंदिर है। दीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिहार में, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका राजस्थान में। बताओ देखें, दीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना भाई। ऑप्शन ए आपका बिहार, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने राजस्थान। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आप लोगों का पूछा गया है, कई बार आप लोगों का पूछा गया। 11वीं से लेकर 13वीं सदी के लगभग इस दीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, किस सदी में हुआ था, लगभग 11वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच में हुआ था। अब यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया कि दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो राज्य भी पता होना चाहिए, जगह भी पता होना चाहिए, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। बताओ देखिए, राजस्थान बता रहे हैं भाई, काफी बच्चे राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान में कहां पर, माउंट आबू। कहां पर, जगह का नाम अगर आपको पूछ ले, जगह का नाम पूछ ले तो माउंट आबू। और ये माउंट आबू है, ये कहां पर पड़ता है, ये राजस्थान का एक जिला है सिरोही, सिरोही जिले में पड़ता है भाई, सिरोही जिले में पड़ता है। दीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने आ चुका है और आज का अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका के गांधी जी के नाम से कौन मशहूर थे। अफ्रीका के, जैसे भारत में गांधी जी थे ऐसे ही अफ्रीका में भी एक गांधी जी थे जिसे गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो भी गांधी जी की तरह अहिंसावादक होंगे तभी उनको गांधी जी के रूप में जाना जाता था, गांधी जी के नाम से जाना था। आखिर उनका नाम क्या था भाई जिसे अफ्रीका के गांधी के रूप में गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका मीर करजई, ऑप्शन बी आपका नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी आपका फिरोज गांधी, ऑप्शन डी आपका एम के गांधी। बताओ भाई, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बीएसएफ में नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी सर, नहीं होगी। बीएसएफ में, सीआरपीएफ में नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले, बिल्कुल बता दो। देखिए फटाफट, नेल्सन मंडेला आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी भी कुछ बच्चे फिरोज गांधी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अफ्रीका के गांधी के नाम की बात करें तो ये नेल्सन मंडेला है जिसे अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भाई, अफ्रीका के गांधी के नाम से। और ये क्या करता था, ये गांधी जी की तरह अहिंसावादक था। क्या था, अहिंसावादक था और सत्याग्रह पर विश्वास करता था। किस पे विश्वास करता था, सत्याग्रह पर विश्वास करता था, हिंसा पर विश्वास नहीं करता था, अहिंसावादक था। और गांधी जी भी क्या थे, अहिंसावादक थे और सत्याग्रह पर विश्वास करते थे, इसलिए अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता किसे, नेल्सन मंडेला को। तो बी राइट आंसर हो गया। तो आज के ये टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो चुके हैं। फटाफट कमेंट करके बता दो इन 25 में से कितने कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही है। और अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि सर तैयारी वीक है, मैथ में तो स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैथ का मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी बेसिक से पढ़ा रहे हैं सर, इतनी बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बलबीर जी सर, बिल्कुल एक एक बच्चे का डाउट क्लियर कराया जा रहा है। दूसरी बात, वही सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आज तक पूछे गए और जिस लेवल तक पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कंटेस्ट करवा रहे हैं, ताकि बच्चा मैथ में 22 प्लस का टारगेट पूरा कर ले, रीजनिंग में 22 प्लस का टारगेट पूरा कर ले, हिंदी में 22 प्लस का टारगेट पूरा कर ले। जीके का पोर्शन काफी बड़ा होता है, अगर आप 17-18 भी करेंगे तो भी आप 80 का टारगेट पूरा कर लेंगे भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। काफी बच्चों का 15 आ रहा है, कहीं का 16 आ रहा है, कहीं का 22 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो थोड़ी मेहनत और करो, बिल्कुल आपका स्कोर जंप करेगा। और तैयारी अगर आपको लग रहा है टारगेटेड तरीके से करनी है तो बिल्कुल सारे बैच आप लोगों के लिए चल रहे हैं, ये समय फिर से नहीं मिलेगा, आप सभी को पता है। मिशन मोड चल रहा है, 2024 में चुनाव होना है, जितने रिक्रूटमेंट आने थे सारे आ चुके हैं, बाकी आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ सकता है रिक्रूटमेंटों के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि इसी रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी रिक्रूटमेंट में 2 से 2.5 महीने आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो टारगेटेड होके,
तो बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि सर बेहतरीन तरीके से सारी करनी है, आप मार्केट से बुक लेके आते, काफी बच्चों के कॉल आते हैं मेरे पास में कि सर बुक लेके आया हूं, बुक में जो मैटर है, वो जो सिलेबस में जो मैटर दिया गया है वो मैटर ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, 300-400 रुपए देके आप बुक लेके आते हैं, यहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, जीके में अलग अलग टॉपिक वाइज, पॉलिटी पढ़ा रही है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, उनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको शॉर्ट पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, जिसे आप शॉर्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए टाइप सीरीज दी जा रही है सभी कोर्सों में, और सभी कोर्सों पर अभी चल रहा है भारी ऑफर, मात्र आपको 399 रुपए मिल रहा है। 399 रुपए में आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। भाई कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप डाउट यहां से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों कल आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लगाने का विचार है, एक पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन, सॉरी पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस का पेपर लेके आएंगे, जिनमें 25 मैथ के रहेंगे, 25 हिंदी, 25 जीके और 25 मैथ के। तो 100 क्वेश्चंस लेके आने वाले और पूरा का पूरा ओल्ड पेपर आप लोगों का रहने वाला है। तो कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, 7:15 पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें, ताकि एक भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। पिछली प्रैक्टिस क्लासें नहीं लिए, प्लेलिस्ट बना दी गई यूट्यूब पर, जाके आप पिछली क्लासें आप जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।